So in this short video, we are going to understand that are you eligible for UPSC CSE exam? Either you are preparing for 2026 और 2027, 2028. इस बार जो यूपीएससी की नोटिफिकेशन आई है, क्या उसमें कोई नए रूल्स भी ऐड किए गए हैं फॉर एलिजिबिलिटी, फॉर एज क्राइटेरिया, फॉर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करने हैं, या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में? हम लोग डिटेल में इस बारे में बात करेंगे बिकॉज बहुत सारे डाउट हैं, क्लैरिटी नहीं आ पाती है. ओके, if you have already filled the form, because the last date to fill this form for 2026 is 24th of Feb. आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा शाम को 6 बजे ये बंद हो जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते. लेकिन आपके पास 3 दिन का टाइम है. क्यों टाइम है? द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड करेक्शन विंडो ऑफ 3 days आफ्टर द क्लोजर ऑफ द एप्लीकेशन विंडो ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, विच मीन्स कि 25, 26 एंड 27 को शाम को 6 बजे तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी. आपने जो भी भसड़ मचाई होगी, जो भी आपने गलती की होगी, उसको ठीक कर सकते हो जस्ट इन 3 days. उसके बाद फिर कोई चेंजेस नहीं लेगा ये फॉर्म. ऑलराइट, सो यहां तक क्लैरिटी है. हम लोग अब आगे चलते हैं. इस वीडियो में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करने वाले, जो बहुत बेसिक है लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां पर होती है, एज रिलैक्सेशन के ऊपर. एज रिलैक्सेशन फॉर SC, ST, OBC and then person with benchmark disability. Alright? Then important document, number of attempt इनके लिए, जिनको एज रिलैक्सेशन मिली है उनके कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट होंगे, और फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी क्या कोई रिलैक्सेशन होती है या नहीं. ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक ग्रेजुएट हैं, बल्कि और भी सारे हैं. नंबर ऑफ अटेम्प्ट हो गए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए, या फिर एज रिलैक्सेशन हो गया. ऑलराइट, तो प्लीज इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो कि बहुत बिगिनर हैं, जिनको नहीं पता कि यूपीएससी के एग्जाम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. तो वो इस वीडियो का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और क्लैरिटी ला सकते हैं. ऑलराइट, लेट अस गेट स्टार्टेड. नंबर 1, सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो डाउट आता है वो आता है एज क्राइटेरिया से रिलेटेड. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं. अगर आप ऑन या आफ्टर 2 अगस्त 1994 के बाद अगर आपका बर्थ हुआ है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन. ओके, ऑन 2 अगस्त और आफ्टर 2 अगस्त 1994 तो आप एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन के लिए. दूसरा, ऑन और बिफोर 2005, उससे पहले का आपका बर्थ है तो भी आप एलिजिबल हैं. इससे क्या पता चलता है? इससे ये कि आप 32 साल के नहीं हुए हो, और इससे ये कि आप 21 साल के हो चुके हो. ठीक है, ये क्लैरिटी आ गई. अगर नहीं क्लैरिटी आई है तो हम लोग इस टेबल को देख लेते हैं ध्यान से. ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये नोटिफिकेशन है यूपीएससी की, जहां पे इन्होंने बताया है कि मैक्सिमम अप टू 5 years एक कैंडिडेट को मिलेगा एज रिलैक्सेशन, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट का हो या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब का हो, या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट में है उनको 3 years का रिलैक्सेशन मिलेगा अदर बैकवर्ड कास्ट में. इनफैक्ट जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं उनको 10 years का एज रिलैक्सेशन मिलेगा. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ध्यान से इस टेबल पे हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, अब जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, अनफॉर्चुनेटली उनका कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, तो उनकी एज 32 साल तक है. ओके, 32 साल तक वो एग्जाम दे सकते हैं, विच मीन्स जो कि मैंने क्राइटेरिया अभी दिखाया था वो क्राइटेरिया इस पे फॉलो होता है. ऑलराइट, अब जो ओबीसी हैं, जनरल कैंडिडेट से 3 साल और एक्स्ट्रा ईयर तक वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी कि 35 साल तक वो अटेम्प्ट दे सकते हैं. ठीक है, SC ST कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट के कट ऑफ से लगभग 5 साल और एक्स्ट्रा उनको मिल सकता है, यानी कि 37 ईयर तक वो दे सकते हैं. वहीं PWBD जो जनरल कैंडिडेट है उनको 10 साल का कट ऑफ मिलेगा, यानी कि जनरल कैटेगरी से 32 है तो इनको 42 साल तक वो अटेम्प्ट दे सकते हैं, 42 ईयर्स. अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ओबीसी के साथ हैं तो फिर ये ऐड हो जाता है 10 years + 3, और फिर 15 years, मतलब SC ST और PWBD हैं तो फिर 10 years + 5 टिल 47 years तक ऐसे कैंडिडेट यूपीएससी का अटेम्प्ट दे सकते हैं. ऑलराइट, नाउ अब ईयर वाइज समझ लेते हैं. सपोज इफ समवन वांट्स टू प्रिपेयर एंड गिव एग्जामिनेशन इन 2026, ये वाला फॉर्म जो फिल कर रहे हैं तो कौन कौन फिल कर सकता है, या अगर आप 2027 के लिए भी फिल कर रहे हैं
तो कौन कौन फिल कर सकता है? ध्यान से देखिएगा कब से हम लोग एज कट ऑफ क्या होगी। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहां पर जो 32 साल तक एज अलाउड है, तो 2 अगस्त 1994 के बाद जो पैदा हुआ है या और उसके बाद तो अटेम्प्ट दे सकता है, एलिजिबल है, या फिर वो कैंडिडेट जो कि 1 अगस्त 2005 से पहले पैदा हुआ हो। ठीक है, ये जनरल और ईडब्ल्यूएस की है। अब हम लोग आते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 35, उनके लिए क्या है? इफ someone wants to give attempt in 2026, then he or she must born 2 August और on 2 अगस्त 1991 के बाद। ठीक है, 1991 2 अगस्त को या फिर 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त हो गया, 1991 को दे कैन गिव। ओके, और उससे पहले ओके 1 अगस्त 2005 से पहले पैदा हुआ हो तो 21 साल का हो गया होगा। ठीक है, ये वाली जो कट ऑफ डेट है वो सेम रहेगी, क्योंकि 21 साल बेयर मिनिमम 21 साल तो एज होनी चाहिए, लेकिन ये वाली जो कट ऑफ डेट है वो वेरी करेगी एज के हिसाब से। ठीक है, वहीं SC ST का आप देखोगे तो 2 अगस्त 1989 के बाद जो पैदा होंगे, ठीक है, उनको 2 अगस्त को या फिर उसके बाद वो एलिजिबल है। सेम गोज टू हियर। देन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी बॉर्न ऑन और आफ्टर 2 अगस्त 1984, देन ये कैटेगरी जो है वो और भी ज्यादा ओल्ड जनरेशन में चली जाएगी। लाइक 45 ईयर्स PWBD प्लस OBC, देन PWBD प्लस SC ST 45 ईयर, 47 ईयर। लाइक ये तो 1979 तक एज के लोग एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? एज क्राइटेरिया आई थिंक दैट इज सोलली क्लियर। किसी भी कैटेगरी को हमने नहीं छोड़ा है, हर एज क्राइटेरिया को हमने ले लिया है। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे इस एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो लगता है हमारा 10th का सर्टिफिकेट। ओके, द डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेड बाय यूपीएससी इज ओनली दैट इज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट विच इज इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट आपसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए मांगती है यूपीएससी ताकि आपका डीओबी देख सके। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ पर क्लैरिटी मिल सके, बाकी उस पे और नेम, आपका नाम क्या है। ठीक है, आपका नाम और डीओबी, एड्रेस वड्रेस, पापा मम्मी का नाम क्या लिखा है उससे उतना मतलब नहीं है यूपीएससी को। आपका क्या नाम है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वहीं से यूपीएससी कैलकुलेट करेगी कि भाई आप जेन्युइन हैं या फिर आपने फ्रॉड किया है कोई। ठीक है, नो अदर डॉक्यूमेंट, इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। ना आपकी कुंडली चलेगी, ना एफिडेविट चलेगा, ना ही आपका जो म्युनिसिपल बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो चलेगा। कोई भी चीज और एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। ठीक है, और एक बार जब डेट ऑफ बर्थ आपका सबमिट हो जाएगा फिर वो कभी भी चेंज नहीं होगा। एक बार अगर हो गया, यानी कि यूआरएन में अगर आपने एक बार कर दिया तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार लॉक कर दिया तो फिर आपने चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर द करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ विल बी एंटरटेन्ड बाय द कमीशन। समझ में आ रही है? तो ध्यान से डेट ऑफ बर्थ भरना जो क्लास 10th के सर्टिफिकेट में हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूपीएससी ने एकदम सिंपल रखा है, ग्रेजुएशन। नाउ अब स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग भी है, ठीक है, डिस्टेंट लर्निंग भी है, तो क्या ये लोग भी एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, वो लोग भी ग्रेजुएट हो सकते हैं। A candidate must hold a graduate degree of any university incorporated by the act of central or state legislature। ठीक है, तो कोई भी किसी भी जो कि मतलब वैलिड हो, ठीक है, फर्जी यूनिवर्सिटी तो वैसे भी वो तो फ्रॉड हो जाएगा, तो फिर जो वैलिड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, एसओएल है, ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है, इंदिरा गांधी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ग्रेजुएट होना है। ठीक है, बेसिक डिप्लोमा उप्लोमा नहीं चलेगा। ऑलराइट, इसमें कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं है। जैसे मान लीजिए कि SC ST हैं, OBC हैं, वो क्लास 12 से ही दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं, इसमें आपको प्योरली ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ऑलराइट, नाउ अगर आप SC ST हैं तो एज 37 तक आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। राइट, 21 साल से लेकर और आप दीजिए 15 बार, 16 बार, 17 बार, 18 बार आप अटेम्प्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 17 ही बार दे सकते हैं वैसे तो, 16-17 बार। OBC कैंडिडेट 9 टाइम्स दे सकते हैं। ठीक है, 9 टाइम्स ओबीसी कैंडिडेट यूपीएससी का पेपर दे सकते हैं एज 21 के बाद से। वहीं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है वो 9 फॉर जनरल, EWS, ओबीसी जनरल और अनलिमिटेड फॉर SC ST है।
ठीक है, जो यहां पर है वो सेम यहां पर जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी और क्या, और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वी टॉकिंग अबाउट, ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द डॉक्यूमेंटेशन फॉर ईडब्ल्यूएस एंड एससी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। देखिए, इस डॉक्यूमेंट के ना होने की वजह से आपका ऐसा नहीं है कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। इस डॉक्यूमेंट के ना होने की वजह से आप मे बी जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाओगे, लेकिन अगर आपने इस डॉक्यूमेंट में फ्रॉड दिखाया है तो आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे, शायद डीबार्ड हो जाओगे। इसलिए यहां इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको अपने एज रिलैक्सेशन को प्रूव करने के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। तो जो ओबीसी कैटेगरी है, अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, उनको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट दिखाना होगा बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दिखाना पड़ेगा। इनकम कौन सा, 2022 से 23 फाइनेंशियल ईयर, 23 से 24 एंड 24 से 25। ठीक है, इस इनकम के बेसिस पे, एवरेज इनकम के बेसिस पे पता चलेगा कि आप क्रीमी लेयर में हैं कि नॉन क्रीमी लेयर में हैं। ठीक है, तो मैंने इस चैनल पे ही वीडियो बहुत सारी ली हुई है। आप मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह सर या सिद्धार्थ भैया, सिद्धार्थ सर के नाम से सर्च कीजिएगा, मार्गदर्शन आईएएस के नाम से सर्च कीजिएगा, ओबीसी एनसीएल लगा दीजिएगा। देखिए, बहुत सारी वीडियोस मैंने ले रखी हैं, कैसे बनवाना है ओबीसी एनसीएल, फॉर्म में कैसे फिल करना है। ठीक है, ये 3 साल के एवरेज इनकम डिसाइड करेगी कि आप एनसीएल में आते हो या नहीं। बस इसका यही काम है और कोई काम नहीं है, कोई आईटीआर वाईटीआर नहीं लगता इसमें, लेकिन ये 3 साल की एवरेज इनकम डिसाइड करेगी। ठीक है, ये आपके जब फॉर्म इशू होता है, सर्टिफिकेट इशू होता है, उसी पे दिखा देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये डेट ऑफ इशू जो है वो तत्काल की होनी चाहिए, मतलब रीसेंट फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए, विच मीन्स 1/4/2025 को या उसके बाद से लेकर लगभग 24 फरवरी 2026 तक के बीच में ये इशू होना चाहिए। अगर ये डेट पुरानी हुई तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, आप जनरल कैंडिडेट में शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, तो मतलब जो भी आप एज रिलैक्सेशन नहीं ले पाओगे, अपनी रिजर्वेशन नहीं ले पाओगे। ठीक, सेम अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैटेगरी से, तो उनको भी दिखाना पड़ता है इनकम सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 का। इसकी भी डेट ऑफ इशू जो है वो 1/4/2025 के बाद और 24 फरवरी 2026 से पहले होनी चाहिए। दैट इज श्योर शॉट क्लियर। ये यूपीएससी की नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है, क्रिस्टल क्लियर है, ये समझ में आ गया। इसके बाद, इससे पहले होगा तो फिर आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाओगे और फिर आप एज रिलैक्सेशन या फिर नंबर ऑफ, मतलब जो भी परसेंटेज रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन नहीं ले पाओगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए फाइट हो रही है सुप्रीम कोर्ट में कि इनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाए। इनको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्वेशन में। लेट्स सी क्या सुप्रीम कोर्ट कहती हैं। अब रही बात की पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसके भी काफी कैंडिडेट जो कि यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्म जो प्रोफार्मा होता है, ये प्रोफार्मा होना चाहिए। यही प्रोफार्मा आपको फिल करना है और आपके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, अगर आप बड़े शहर में हैं वहां जाइए तो वहां पर इस फॉर्म को ये लोग साइन करेंगे। कौन से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं? ये चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो गए या फिर कोई बड़ा सरकारी संस्था के बड़े ऑफिसर इसको साइन करेंगे। क्या साइन करेंगे? कि आप एक पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। कौन सी डिसेबिलिटी है? अ डिसेबिलिटी विच इज मोर देन 40%। अब वो कौन सी डिसेबिलिटी है देखते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा इन चीजों पे। जब आप एज रिलैक्स, मतलब जब आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो ये जो रिजर्वेशन का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा या एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है, या अटेम्प्ट का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, तो फिर आपको वो डॉक्यूमेंट 100% दिखाने चाहिए। ठीक है, उसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, पूरे लगभग लिस्ट है, 4-5 तरीके की डिसेबिलिटी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को ये ध्यान देना पड़ेगा कि 40% या उससे ज्यादा हमारी डिसेबिलिटी हो तो ही होगा। आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा, डिसेबिलिटी वाले नोटिफिकेशन को, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइट यहां पर यही हो रही है, जैसे कि अगर हम रिलैक्सेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर पीडब्ल्यूबीडी को रिजर्वेशन का रिलैक्सेशन मिल रहा है, एज पे रिलैक्सेशन मिल रहा है,
अटेम्प्ट पे रिलैक्सेशन मिल रहा है और ऊपर से स्क्राइब भी दिया जा रहा है, ठीक है, आंसर लिखने के लिए ना। ओबीसी और SC ST को भी सेम दिया जाता है, रिजर्वेशन पे भी, एज पे भी, अटेम्प्ट पे भी, ठीक है। लेकिन वही ईडब्ल्यूएस को सिर्फ रिजर्वेशन पे दिया जाता है, एज पे रिलैक्सेशन या अटेम्प्ट पे रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। और रही बात अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी को मान लीजिए तो इनमें से कुछ भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, चलिए समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। नाउ सो if you are preparing for 2026, then here is the last batch we are going to introduce on 23rd of Feb 2026 जो खत्म होगा 19 अप्रैल को। ये एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड है, रिवीजन प्रोग्राम है, क्रैश कोर्स आप समझ सकते हैं, जहां पर डेली शेड्यूल के साथ हम इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। ऑलराइट, ये स्टार्ट हो रहा है हमारा 23rd ऑफ फेब। मैं पहली क्लास लूंगा और मैं आपसे पहली क्लास में टेबल के उस साइड मिलूंगा। अबाउट एनवायरमेंट से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए मेरी 1-to-1 तो आप मार्क PGP प्लस में, प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम प्लस में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको मेंटोरशिप नहीं चाहिए नॉर्मल, तो आप नॉर्मली इसमें कर सकते हैं, मतलब बिना मेंटोरशिप के। दोनों के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा, दोनों के लिए कोड यूज करना पड़ेगा PGP 2026 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एक और प्रोग्राम है जो कि PGP प्लैटिनम है, वो ऑफलाइन बैचेस के लिए है। अगर आप चाहते हैं तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, नीचे हेल्पलाइन नंबर दी हुई है। तो PGP प्लस, PGP प्लैटिनम वो ऑफलाइन बैचेस के लिए है, तो आप वहां पे भी एनरोल कर सकते हैं कोड यूज करके। ऑलराइट, आई होप कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।